3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी महिपाल को त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे में लाए अस्पताल में भीड़ में मौजूद मरीज के परिजनों की जेब काटते जेब कतरे को पकड़ा। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर अपराधी महिपाल को पुलिस की त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुरक्षा जवान हथकड़ी लगाकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज कराकर वापस से भारी सुरक्षा के बीच उसे पुलिस वैन में बिठाकर हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया गया। इस दरमियान ना तो हार्डकोर अपराधी और ना ही पुलिस ने किसी से कोई बातचीत की। Audio Jungle. वहीं जिस वक्त हार्डकोर अपराधी महिपाल को अस्पताल लाया गया, उस वक्त लोगों की भीड़ पुलिस सुरक्षा के बीच लाए गए अपराधी को देखने के लिए इकट्ठा हुई, तो एक जेब कतरे ने मौके का फायदा उठाते हुए अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन की जेब पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जब उसके साथ मौजूद रिश्तेदार की जेब पर हाथ डाला तो उसने तुरंत जेब कतरे को पकड़ लिया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। सुरक्षाकर्मी ने जेल एंड अस्पताल पुलिस चौकी ले जाकर जेब कतरे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। नहीं आप दो। अरे अधिकारी आप हो। लेके तो आप आए ना। हाँ बताओ। ये सर हम हार्डकोर अपराधी को लेके जा रहे थे, तो उस समय ये शख्स मेडिकल स्टाफ और ये सब इसको पकड़ करके ला रहे थे, मार रहे थे। तो जैसे ही मैंने इसको पकड़ करके इन्होंने मेरे हवाले कर दिया, मैं इसको लेकर के चौकी आ गया। अब आगे चौकी इंचार्ज जाने वो क्या करते हैं। पूछताछ। मोबाइल चोर है क्या? ये जेब में हाथ डाला है साहब, इनके पैसे जेब कतरा है साहब, ये लगता है। भीड़ में तो फायदा उठा रहा होगा। हाँ साहब, ये इन्होंने ये सामने पार्टी खड़ी हुई है, पकड़ा भी इन्होंने ही है और मेडिकल वाले भी इनके संग में ही थे, जिन्होंने कि मेरे को बुला करके आवाज़ दी, कहा गार्ड साहब इसको ले जाओ चौकी पर। अब चौकी वाले इसके संग क्या करते हैं, तो उस भाई की जेब में से काट लिया हो। अच्छा। और मेरी जेब में और हाथ गाड़ने लग गया। हाँ। मैं पकड़ लिया हाथ ही इसका। हाँ। हाँ इसने फिर निकाल लिए, पकड़ लिया। हाँ वो तो काट लिया, फिर मेरे गाल रही था। मैं पकड़ लिया झपी। अच्छा, फिर पकड़ लिया। हाँ ऐसे खांस रहा था ना, उसी में ही पकड़ लिया। तो युवक है ये, है ना? हाँ? लड़का ये हाँ। जेब कतरा वाला। हाँ 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 जेब कतरा चोर है। हाँ वो जेब में हाथ गाल रहा था। वो दवाई ले रहा हूँ, दवाई ले रहा है तो पर्ची कहाँ है तेरी? पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ पुलिस के हवाले कर दिया आपने? हाँ कर दिया। मुकदमा दर्ज करा रहे इसके खिलाफ? अब इसके खिलाफ तो मैं बुला रहा हूँ इसको, भाई को भी। अच्छा अच्छा। कहाँ से आए हो आप? मैं तो बुआड़ा से। निजी स्कूलों की फीस एक्ट 2016 लागू करने में आनाकानी से अभिभावकों में आक्रोश। स्कूल प्रशासन ने फीस एक्ट 2016 पर बताया हाई कोर्ट का स्टे। सोमवार को अभिभावकों के एक शिष्टमंडल ने सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फीस एक्ट 2016 लागू करने और एक्ट के मुताबिक अभिभावकों से फीस लेने की मांग की, जिस पर प्राचार्य द्वारा अभिभावकों को बताया गया कि सेंट पॉल स्कूल माइनॉरिटी में आता है और अभी फीस एक्ट 2016 पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। अभिभावकों ने प्रिंसिपल से स्टे की कॉपी मांगी, जिस पर उन्होंने गुरुवार को एक नंबर प्रोवाइड कराकर उससे संपर्क करने पर स्टे की कॉपी प्राप्त करने की अपील की। अभिभावकों का कहना है कि जब अभिभावक फीस एक्ट को मानने को तैयार हैं तो स्कूल प्रशासन उसमें आनाकानी क्यों कर रहे हैं। स्कूलों की 85% फीस एकमुश्त जमा कराने की बाध्यता अभिभावकों को मंजूर नहीं है।
Audio Jungle. Audio Jungle. आज सेंट पॉल में सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे और हमने फादर से बात किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग फ़ीस निर्धारित होने है और उसी के अकॉर्डिंग फ़ीस ली जाएगी। हमारा जो मेन था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आप फ़ीस पेरेंट्स दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस एक्ट 2016 भी अप्लाई करना होगा, तभी हम फ़ीस दे पाएंगे। और हमें स्कूल से यह आंसर मिला है कि हमारी स्कूल जो है वो माइनॉरिटी में आती है और अभी फ़ीस एक्ट 2016 पर स्टे लगा हुआ है, जिसके लिए हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की है कि हमें उस स्टे की कॉपी मिल जाए या फिर आप हमें रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि अभी हमारा स्टे लगा हुआ है। तो उसके लिए गुरुवार को हमें एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऑर्डर स्टे की ऑर्डर कॉपी के लिए। सर अभी तो मतलब जो व्हाट्सएप है जो बोलबाला है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही है। बिल्कुल। पर एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2016 के तहत फीस एक्ट के तहत फीस जमा करनी चाहिए, तो वो तो ये शायद कर नहीं रहे मेरे को। बिल्कुल। जब हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हैं तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं मानना चाहता है? जब हम मान रहे हैं तो आपको ही मानना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि आप भी फीस एक्ट 2016 अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग फ़ीस निर्धारित करें, कमिटीज़ बनाएं, पीटीए की, एसएलएफसी की, और उस कमेटी की लिस्ट आप नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। नहीं, ये उसको मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट से स्टे है और ये 85% फीस लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसके ऊपर 85% फीस मांग रहे हैं। हम ये फीस देने को तैयार हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश जो है कि फीस एक्ट 2016 ये को लागू करें, तो ये लागू नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट में हमारे स्टे है। कुल मिलाकर मतलब दबाव तो अभिभावकों की ठगा को महसूस कर रहा है। कुल मिला के यही बात है कि अभिभावक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभिभावक इस कोरोना काल में परेशान है कि फ़ीस कैसे जमा कराएं, जबकि लोगों के पास काम धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 कृषि विषय का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग। अभ्यर्थियों ने धरने के 7वें दिन परिणाम जारी करने की मांग को लेकर हाईवे पर किया प्रदर्शन। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतर्गत कृषि विषय का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जयपुर रोड हाईवे पर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरपीएससी अजमेर द्वारा निकाली गई स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों के कुल 5000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि व्याख्याता के पदों की संख्या लगभग 370 है। आयोग द्वारा कृषि विज्ञान के 370 व जीव विज्ञान के 166 पदों को छोड़कर शेष सभी 18 विषयों का पदस्थापन हुए लगभग 4 माह हो चुके हैं, जबकि कृषि विषय का अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। हर बार जब भी आरपीएससी में संपर्क किया जाता है तो वह टालम टोल वाला जवाब देकर अभ्यर्थियों को टरका देते हैं। इसलिए निवेदन है कि भर्ती विज्ञापन की अनिवार्य योग्यता शर्तों, स्नातकोत्तर उपाधि, कृषि विज्ञान एवं शिक्षा में उपाधि के साथ अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करें, ताकि अभ्यर्थियों का पदस्थापन भी अन्य विषयों के व्याख्याताओं की तरह ही हो सके। Audio Jungle. कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 मैं और मेरे सभी साथी यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार 7वें दिन भी धरना जारी है। आरपीएससी से बार बार मिल रहे हैं, यही आश्वासन मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा, प्रोसेस में चल रहा है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। और ये भर्ती 1992 में निकली थी और अब पूरे राजस्थान के जो
कृषि विद्यालय हैं उनमें एक भी टीचर नहीं है, सारी सीट वैकेंट हैं। फिर भी ना सरकार ध्यान दे रही है, ना आरपीएससी लेटर खेला खेल रही है। बोले प्रोसेस में एक लेटर सचिवालय गया हुआ है, फिर कह रहे हैं शिक्षा निर्देशालय बीकानेर गया हुआ है, हम वहाँ भी संपर्क कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रोसेस में है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। धन्यवाद। मनीष शर्मा, जयपुर। आज धरने की प्लानिंग थी आरपीएससी के सामने, मतलब पैदल मार्च निकालने का था, लेकिन हमें अलाउ नहीं किया। पुलिस वालों ने पीसीआर आई अभी उन्होंने मना कर दिया, प्रोटोकॉल्स हैं उनके कुछ, तो उनका पालन करना पड़ेगा। जो भी प्रोटोकॉल का पालन करते हम जो भी होगा धरना लगातार चालू रखेंगे। धन्यवाद। का जो अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगातार आज जो है 7वें दिन भी ये धरना जो है वो चल रहा है। ये क्या है 1992 के बाद की जो वैकेंसी है, जो अभी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है। इसके लिए क्या है कि हम लोगों ने काफ़ी बार आरपीएससी के अंदर सचिव से मिलने की कोशिश की है, लेकिन हमें बार बार यही बोला जाता है कि इस हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा। लेकिन इसका अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे के सारे जो है नियुक्ति प्रदान, हमें जो है रिजल्ट मिले और इसके बाद नियुक्ति प्रदान करें। हमारे साथ के सारे 18 सब्जेक्टों को है जो नियुक्ति मिल चुकी है, हम 4 महीने पहले इस लेट चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम बार बार आरपीएससी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ये अंतिम परिणाम जारी करके और नियुक्ति प्रदान करें। दयानंद महाविद्यालय में एबीवीपी छात्रों ने निकाली प्रिंसिपल की शव यात्रा, विकास शुल्क के नाम पर कर रहे हैं जबरन वसूली। एबीवीपी ने प्रिंसिपल पर छात्रों की समस्याओं का निस्तारण न करने और अनदेखी करने का भी लगाया आरोप। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीकांत पर छात्र समस्याओं पर ध्यान न देने और छात्रों से ना मिलने पर जहां पूर्व में उनके कक्ष के बाहर धरना देकर नोटिस चस्पा किया गया था, उसके बाद कॉलेज की कंगाली पर भीख मांगकर प्रिंसिपल के लिए पैसे इकट्ठे किए गए। वहीं सोमवार को एबीवीपी छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्राचार्य लक्ष्मीकांत की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। नहीं किसी से भीख मांगते, हमने हमारा भारत माता जय 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 मुर्दाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत के पास छात्रों से मिलने का वक्त नहीं है। अजमेर जिले के बाहर से कई छात्र किराया खर्च करके कॉलेज आते हैं, लेकिन यहाँ उनकी समस्याओं को सुनने या उनके जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रिंसिपल मौजूद नहीं रहते। उनके कक्ष पर हमेशा ताला लगा रहता है। ऐसे में महाविद्यालय से मोटी फीस वसूलने वाले प्राचार्य का होना ना होना बराबर है। गौरा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अनेक मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। ऐसे में महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म जमा कराने के साथ अतिरिक्त विकास शुल्क 200 रुपये और स्वयं पाठी विद्यार्थियों से 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जो कि सरासर दयानंद महाविद्यालय प्रशासन की लूट है। यदि महाविद्यालय प्राचार्य लक्ष्मीकांत ने एबीवीपी के छात्रों से मुलाकात कर अवैध वसूली बंद नहीं की तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। डीएवी कॉलेज में लगातार अवैध वसूली चल रही है। हमने इसका कई बार प्रिंसिपल को विरोध भी दर्ज कराया, परंतु उनको छात्रों से मिलने का समय नहीं है। रोज़ गाँव से बच्चे आके उनके सिग्नेचर करवाने के लिए यहाँ रोज़ 7 बजे नागौर से गाँव से निकलते हैं, यहाँ शाम को 5 बजे तक इंतजार करते हैं, फिर भी ऑफिस में नहीं मिलते। और यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा हुआ कि विकास शुल्क के नाम से बच्चों से पैसे हटने, परंतु रेगुलर बच्चों से 200-200 रुपये और प्राइवेट बच्चों से 300-300 रुपये वसूल कर रहे हैं।
आज हमने पहले इनको अंतिम ज्ञापन दिया, फिर इनको भीख मांग के इनको भीख भी दी, परंतु इनके कानों तक जूत तक नहीं रहेगी। आज हम विद्यार्थी परिषद उनका शव यात्रा निकाल के पूरे कॉलेज में घुमा के और आज इनकी शव यात्रा लेके बैठे हैं कि प्राचार्य हमारे को दिख ही नहीं रहे, कहाँ मर गए, कहाँ चले गए वो, इसलिए आज इनकी शव यात्रा लेके बैठे हैं। और फ़ोन पे जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता और वो किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते। ऐसे इतने बड़े संस्थान के अगर आप प्राचार्य है और आपको शोभा देता है, बच्चों की समस्याओं को सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए, पर उनको मिलने तक का समय नहीं है, ये बड़ा शर्मनाक है। और ऐसे संस्थाओं पे तो यूजीसी को, इनको प्रशासन को ताले लगा देने चाहिए जहाँ इस प्रकार से अवैध वसूली हो रही है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दरगाह के बाहर पत्रकार व आम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान के कंधार में अफगान बलों और तालिबान के बीच संघर्ष के दौरान हुई थी हत्या। अफगानिस्तान में आतंक का शिकार हुए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद देश भर में पत्रकारों व आम लोगों में भारी रोष व्याप्त है। पत्रकार मोहम्मद नज़ीर कादरी ने बताया कि देश भर में दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के मुख्य द्वार के बाहर दरगाह बाजार में पत्रकारों व आम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दानिश को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान आम जायरीन भी शामिल हुए। सम्मानित पुरस्कार विजेता भारतीय फोटोग्राफर पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शुक्रवार को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्पिन बोल्डक जिले में अफगान बलों और तालिबान के बीच संघर्ष के दौरान मृत्यु हो गई थी। वह कंधार के मौजूदा हालात की कवरेज कर रहे थे। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में मोहम्मद नज़ीर कादरी, नवाब हिदायतुल्लाह, शौकत अहमद, साहिल रज़ा, नासिर अली, सैयद हामिद अली, आफाक हुसैन, अब्दुल कादरी, नवाज़ खान, नफीस खान आदि कई लोग मौजूद रहे। पत्रकारों की ओर से दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पूरे अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में पत्रकारिता करने वाले फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, रिपोर्टर, डेस्क पे काम करने वाले तमाम तरह के जो पत्रकार हैं, उन्होंने आज दानिश सिद्दीकी को अपनी ओर से मोमबत्ती जलाकर दरगाह के मुख्य निजाम गेट के बाहर श्रद्धांजलि दी। और श्रद्धांजलि के बाद दुआएं मग़फ़िरत भी की गई कि दानिश सिद्दीकी जैसे ईमानदार पत्रकार के साथ अगर ये घटना होती है तो बहुत दुखद बात है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी दुआ करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि उनको इसका मुआवजा भी मिले। और जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, पत्रकार सबके लिए होते हैं, उन पत्रकारों का उनको सुरक्षा भी दी जाए और उनको मुआवजा भी मिले। अफ़गानिस्तान में जिस तरह एक पत्रकार को निशाना बनाकर मारा गया, उससे पूरे देश के पत्रकारों में रोष है। उसी रोष का इज़हार आज सूफीजंद ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर पत्रकारों ने किया है। और दानिश सिद्दीकी की जिस तरह हत्या की गई, उसकी पूरी जांच नेशनल स्तर की जो जांच एजेंसी है NIA है अमेरिका की, उससे कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि कि उनकी हत्या का जो राज है वो हर आम आदमी के सामने आ सके, किस राजनीतिक साजिश के तहत उनको मारा गया। पुस्तक द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट का दरगाह के महफिल खाने में हुआ विमोचन। ब्रिटिश भारतीय लेखक शाहीन चिश्ती की लिखी द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट महिलाओं को अपने अधिकारों से करेगी रूबरू। विश्व भर में महिलाओं के मान सम्मान को बरकरार रखने और समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मुहिम का आगाज़ विश्व स्तर पर सैयद शाहीन चिश्ती ने अजमेर से किया। सैयद शाहीन चिश्ती ने महिलाओं के संदर्भ में एक किताब द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट लिखी है। इस किताब का दरगाह के महफिल खाने में विमोचन किया गया। किताब में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकारों को तरजीह दी गई है। इस सिलसिले में शाहीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देकर कामयाबी की दुआ मांगी और दरगाह के महफिल खाने में एक कार्यक्रम मुनक्किद किया, जिसमें दरगाह शरीफ के खुद्दामों और ज़ायरीनों ने शिरकत की।
Audio Jungle. महफिल खाने में किताब विमोचन के अवसर पर सूफियाना महफिल आयोजित की गई और शाहीन चिश्ती ने महिलाओं के अधिकार के सामाजिक और धार्मिक महत्व से लोगों को रूबरू कराया। ब्रिटिश भारतीय लेखक शाहीन चिश्ती ने अपने पहले उपन्यास द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस निम्बले बुक्स LLC ने अजमेर से आगाज़ किया है। ब्रिटिश लेखक और विश्व शांति अधिवक्ता शाहीन चिश्ती ने द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट के लिए बताया कि एक गहरी भावनात्मक और सच्ची कहानी है। अपने अनुभव को मार्मिक रूप से बताते हुए महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, सिंगापुर में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकारों को लेकर शाहीन चिश्ती ने एक मुहिम शुरू करने की बात कही है। सैयद शाहीन चिश्ती ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 35% आबादी को मान सम्मान और अधिकार के लिए विश्व स्तरीय पहचान बेहद जरूरी है। इसी 35% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैंने यह पुस्तक द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट को लिखने का साहस जुटाया और आज यह पुस्तक अमेजॉन इंडिया पर मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हो रही है। इसे ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। उनका मकसद आगे इसे हिंदी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित कराने का है ताकि हर तबके तक यह पुस्तक पहुंचे और महिलाएं अपने अधिकारों से वाबस्ता हो सकें। चीज को लेकर पुस्तक लिखी गई है और उसमें क्या दर्ज दिस बुक इज़ अबाउट विमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारी औरतें हैं, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हमारी स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेंगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। 50 से ऊपर % हमारे यहाँ जो है महिलाएं हैं, उनको काम मिलना चाहिए, उनको आगे आगे लेके आना चाहिए। हमें 35% सब उठा के जॉब जो है वो स्त्रियों के लिए रखने चाहिए हर जगह। हमारी माँ एक स्त्री है, हमारी बहन एक स्त्री है, हमारी बेटी एक स्त्री है। इसी तरह से हमको देख के चलना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है और यही हमने आगे लेके चलना है। इंडिया को भी लेके चलना है और वर्ल्ड को भी लेके चलना है। ये वर्ल्ड वाइड लिखा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इंडिया में हमारी सोच को बदलना है, हमारे युवाओं की सोच को बदलना है। ज़्यादातर मैन हैव टू चेंज इन दिस and that's what we're working on, and we are really going all over India, 35 cities in India, and we want to make sure that our message gets across here in England, in Pakistan, in Uganda, in South Africa and United States. इस तरह की सोच आपको किस तरह? मेरी जो सोच है ये राजस्थान से डेवलप हुई है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं राजस्थान का पुत्र हूँ और राजस्थान में ही मैं पैदा हुआ, और ये सोच राजस्थान से ही आई है मुझे, क्योंकि जब वो मैंने आपको बताया कि जो मटके लेके हमारी लेडीज़ पानी भरने जाती थी कुओं के ऊपर 20-20 किलोमीटर वो गई, और उससे मैं पीड़ित, मैंने मुझसे फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट हुआ मुझे। उसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है। वो मेरा ज़रूरी बात है ये कहना कि उससे ज़रूर मेरे पे असर पड़ा इस बात का। सॉरी। किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? और ये किताब इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन इसका हम ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में। बहुत ही जल्द ये हिंदी में भी रिलीज़ हो जाएगी। इट विल बी रिलीज्ड इन हिंदी वेरी सून, and we want to make sure that it's released in other languages as well, because our message is across the world. 35% must come to women, to start with 50 eventually. मेन टॉपिक क्या रहेंगे इस किताब के? जी, मेन टॉपिक क्या है इस किताब? इस मेन टॉपिक ये है कि जो बंगाल फेमिन हुआ था हमारा, उसके ऊपर हमने लिखा है कि उससे क्या हमें पीड़ा हुई, हमारी स्त्रियां किस तरह से उससे सफ़र हुई, उसको लेकर एक कहानी बनाई बंगाल के ऊपर। बंगाल की जो एक महिला है उन पे क्या असर हुआ, उनकी फैमिली कैसे टूटी, लोग कैसे बढ़े। उसके बाद हेल्गा एक कैरेक्टर ऑस्ट्रियन वुमन का, वो कि यहूदी थी, उनके ऊपर क्या जुल्म हुआ, इस सोल्जर ने उनको कैसे रेप किया, उनके बच्चे जो हैं उनके फादर्स नहीं पता है। और थर्ड जो है वो लंदन का कैरेक्टर है लिनेट का, वो नॉटिंग हिल में जो उनके साथ रेस राइट्स हुए उसके ऊपर है। ये तीनों चीज़ें लिखी गई हैं इसलिए कि इसको शो करता है कि क्या वेमेन पे हुआ, क्या वो सफ़र करती हैं, उसको कैसे हम सीख सकते हैं, उसे क्या सबक सीखा जा सकता है और कैसे बढ़ सकते हैं हम आगे। क्या लगता है कि किताब से आगे लोग भी समझदार होंगे इस चीज़ को लेकर? ये उम्मीद है हमारी, और इंडिया में हमें बहुत काम करना है। 35 सिटी मैंने कहा आपसे, और साथ साथ अखंड भारत में मैं बिलीव करता हूँ, और हम जो भी काम करेंगे वो अखंड भारत के थ्रू करेंगे। लेकिन पहला काम हमारा इंडिया है। हमारा जन्म इंडिया में हुआ है और हम भारतीय हैं, और हम यहाँ 1100 साल से हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ से, और उनके नाम से ही चलते हैं। और हमारा मैसेज हर वक्त पीस और लव का ही है। हम कभी भी पीस और लव से डाइवर्ट नहीं करेंगे। किताब का नाम क्या, और किसी को लेनी हो तो किताब?
द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट है। आप उसे अमेज़ॉन इंडिया से ले सकते हैं, किसी भी जगह से ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है फुली, और किंडल में भी वो अवेलेबल है। प्लीज़ आप उसे पढ़िए और उसके साथ साथ मुझे भी बताइए कि आपको कैसी लगी किताब, क्योंकि वो किताब मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि उससे मुझे किताब बेचनी है, वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेरा जो ख़ास मकसद है वो ये है कि ये आप पढ़ें, उसके बाद मुझे बताएं, सराहें, क्रिटिसाइज़ करें। जी, क्या प्राइस रहेगा इस किताब का? कितने रुपए प्राइस रहेगा किताब का? ये मेरे ख्याल में मेरे पब्लिशर ने 199 में है ये, 199 रुपीज़ में है ये। उसका डिस्काउंट भी है आज, मेरे ख्याल में कोई स्पेशल ऑफ़र भी हैं आज, तो वो भी है। और राजस्थान भर में बालिकाओं की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाती है, उसके लिए भी ज़रूरी लोग पढ़ें, समझें कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और ये ज़रूरी है कि हमारी महिलाएं काम करें, क्योंकि हमारा टैक्सेशन बढ़ेगा, और हमारा टैक्सेशन बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। भारत की इकॉनमी बढ़ेगी तो हम भारत अच्छा सजेगा, और उसी को सजाना है हम सबको। ठीक है, थैंक यू। दरगाह थाना में ईद उल अजहा कुर्बानी को लेकर बुलाई बैठक। कोविड गाइडलाइन के तहत पूर्ण रूप से कुर्बानी की नमाज पर रहेगी पाबंदी। 20 जुलाई को मनाई जाने वाली ईद उल अजहा को लेकर सोमवार को दरगाह थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार ने दरगाह थाने पर दरगाह की विभिन्न संस्थाओं, शांति समिति के सदस्यों, प्रबुद्ध नागरिकों सहित बुद्धिजीवियों को थाने पर बुलाकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि कोविड-19 के अनुसार फिलहाल मस्जिदों में कुर्बानी की नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। कोविड-19 महामारी की वजह से पूर्ण रूप से कुर्बानी की नमाज पर पाबंदी रहेगी। जब तक सरकार की नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक कुर्बानी की नमाज पर जिला प्रशासन की ओर से पाबंदी लागू की गई है। सभी संस्था और संस्थाओं के पदाधिकारी सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करते हुए व्यवस्था बनाने में सहयोग दें और अपने घरों पर ही रहकर अपनी आस्था व्यक्त करें। क्योंकि परसों ईद का त्यौहार है और राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइंस धार्मिक स्थलों के संबंध में आई थी, उस संबंध में जो यहाँ के मौजूद जो भी पक्षकार हैं दरगाह से रिलेटेड और जो भी यहाँ पे मस्जिदें हैं, चूँकि सामूहिक इबादत और नमाज पे रोक लगाई है सरकार द्वारा, कोरोना को देखते हुए जो आदेश जारी किए हैं, उनके संदर्भ में सभी को विश्वास में लेकर चलने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश फरमाए थे कि सभी को एक साथ एक जाजम पर बैठ के बात करनी चाहिए। श्रीमान के आदेश की पालना में आज एडिशनल एसपी साहब सिटी, एडीएम साहब सिटी और सीओ साहब ब्रत दरगाह की मौजूदगी में वह समस्त जो अंजुमन के पदाधिकारी और जो मौजूद खादिम जो हजरात हैं उनके बुला करके सभी से पूछताछ की और बातचीत करके इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कट ये पक्ष रखा गया है कि ना तो नमाज होगी कहीं भी सामूहिक रूप से, और सरकार के जो भी आदेश हैं उनकी पालना करेंगे। तो सभी को धन्यवाद दिया गया और मीटिंग समाप्त की। पुष्कर के राजकीय बालिका स्कूल की छात्राओं ने पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए डाले बीज। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेवकों ने फल फूल के पौधों के लिए बीजों की बनाई बॉल को पहाड़ियों पर डाला। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक छात्राएं पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए आगे आईं और सोमवार को पुष्कर के पहाड़ों में जैविक खाद के साथ फ्रूट्स के बीज की बॉल बनाकर जगह जगह डालकर प्रकृति और पर्यावरण को हरा भरा रखने का आह्वान किया। बीजों को जैविक खाद और चिकनी मिट्टी के साथ मिलाकर बॉल का आकार दिया गया, जिसे बिना किसी रखरखाव के 1 साल तक रखने पर भी वह खराब नहीं होते। पुष्कर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस प्रभारी सपना चौधरी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के चलते स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन एनएसएस की छात्राएं कई प्रकार से अपनी भूमिका समाज में निभा रही हैं। कभी सोशल डिस्टेंसिंग बनानी हो, कभी वैक्सीन के लिए वृद्धजनों को अस्पताल या सेंटर पहुंचाना हो, या फिर अन्य सेवाएं हो, काम कर रही हैं। लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए शुद्ध पर्यावरण सभी को मिले, इसके लिए भी छात्राओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। महामारी से लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें, लेकिन ये शुद्ध तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना अपना योगदान देगा।
इसके लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर राशि शर्मा तथा एनएसएस प्रभारी सपना चौधरी द्वारा एक नई पहल करी गई है। ऐसे बहुत चीज़ें, फल, फ्रूट्स जिसके बीज हम लोग वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं, उन बीजों को हम लोग सुखा लें और चिकनी मिट्टी और खाद इनको मिलाकर, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक बॉल तैयार कर ले और उसे सुखा ले। वर्ष भर यह बीज आपके काम आते रहेंगे। वर्षा ऋतु के समय इन बीजों को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजश्री शर्मा के निर्देशन में सोमवार को पुष्कर के नजदीकी पहाड़ों व अन्य कई स्थानों पर जैविक खाद एवं चिकनी मिट्टी से बनाई गई बीज युक्त बॉल को डाला गया, जिससे कि बारिश के मौसम में हजारों की तादाद में पौधे तैयार हो सकें और वह 2-3 साल बाद पशु पक्षियों सहित इंसानों के काम आ सकें। एनएसएस के छात्रों ने बताया कि फलों के बीज डालने का हमारा एक मकसद है कि इनके पेड़ों पर आने वाले फल बंदरों सहित अन्य पशु पक्षियों के काम आएंगे, क्योंकि हाल ही में देखा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में बंदर प्रतिदिन जंगल छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, जिससे इंसानों और जानवरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। फलों के पौधे बड़े हो जाने पर जानवरों को भोजन जंगलों में ही मिल जाएगा। आज हमारी एनएसएस की गर्ल्स स्कूल की टीम यहाँ आई हुई है और हम यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में ये बोल्स बनाई हैं कुछ खाद से और चिकनी मिट्टी से, जिनके अंदर फल फ्रूट और सब्जियों के बीज है पुराने, जो हम यहाँ पहाड़ों में लगाएंगे, जिससे फल फ्रूट के पौधे होंगे और जानवर उनको खा पाएंगे और अपना पेट भरेंगे, जिसकी वजह से वो हमारे शहरों में नहीं आएंगे और उनसे मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही जानवरों को मनुष्यों से कोई नुकसान होगा। और यदा कदा हम ऐसी चीज़ें करते ही रहते हैं। एनएसएस की टीम से ये चीज़ें होती रहती है हमारी स्कूल की तरफ से। आज हमने हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर राजश्री शर्मा तथा एनएसएस प्रभारी सपना चौधरी के नेतृत्व में हमारे घर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में कुछ बीज इकट्ठे करके उनकी बॉल्स तैयार की है, जिन्हें हम यहाँ पे डालने आए हैं और इनसे जानवरों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे इससे जो वृक्ष उगेंगे उन पे सब्जियाँ और फल फ्रूट उग सकते हैं, जिससे वो अपना खाकर अपना पेट भर सकते हैं और वह हमारे शहरी क्षेत्र में ना आए। इस वजह से हमने ये बॉल्स तैयार करी है। आज हम एनएसएस कैंप की तरफ से जंगली इलाकों में शहरी क्षेत्र से बाहर ऐसे पेड़ पौधे लगाने आए जो कि पशु पक्षियों का पेट भर सकते हैं, ताकि और जनता को भी जागरूक करने आए कि वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह से घूमने जाए तो अपने साथ इस तरह की बॉल तैयार करके ले जाए, जो कि पेड़ उगाने में बहुत ही सहायक होती है। ये बॉल्स बीजों और गोबर और मिट्टी के द्वारा तैयार की गई है और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती है और इनसे काफ़ी ऐसे पेड़ उग सकते हैं जो कि जीव जंतु का पेट भर सकते हैं और जीव जंतु को अपना पेट भरने के लिए शहरी क्षेत्र में नहीं आना पड़ेगा, वो जंगल में रहकर अपना पेट भर सकते हैं। ये पेड़ सब्जियां, फलों आदि के हो सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।